आज मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा के लिए आप इसको आधे घंटे पहले भी देख कर जाएंगे तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन अवश्य ही आपके काम के मिलेंगे। देखिए, तो बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। ध्यान दीजिएगा, जल धारण का घटता हुआ क्रम की बात कर रहे हैं। इसमें बात की जा रही है कि किसमें जो है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए, जो मृत्तिका होती है, अर्थात जिसे हम लोग क्ले कहते हैं, समझिएगा, तो जो क्ले होता है इसमें वास्तव में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। और इसके बाद जो क्षमता होती है वो होती है सिल्ट की, सिल्ट अर्थात गाद की, ठीक है। और सबसे कम जो धारण क्षमता होती है वो होती है बालू अर्थात सैंड की, ठीक है। तो इसमें देखिए, क्ले मतलब मृत्तिका, सिल्ट मतलब बालू, गाद और सैंड मतलब बालू। तो ऑप्शन ए इसमें से राइट आंसर है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि हार्मुज जलसंधि पाई जाती है। देखिए, जो हार्मुज जलसंधि है, अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि यह जो है फारस की खाड़ी में स्थित है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। और आप जानते हैं कि भारत और ईरान के बीच इसमें समझौता हुआ था। हालांकि 2020 में इसने जो है हरमुज जलसंधि को लेकर जो समझौते हुए थे उसमें ईरान पीछे हट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित पूछा है, कौन सा युग्म सुमेलित है। हमको ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है, कभी कभी हम यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, साइप्रस, बगदाद जी नहीं, ये इराक संबंधित है वास्तव में, ठीक है। लेबनान की बेरूत राजधानी है, ठीक है, ये सही है। अगर और बात करें तुर्की की, अश्काबाद नहीं, तुर्की की जो राजधानी देखिए, आप जानते हैं कि तुर्की की राजधानी अंकारा है, ठीक है, अंकारा। यूक्रेन की हम जानते हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव होती है, ठीक है, ओके। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि सूर्य जो है वास्तव में 25 करोड़ वर्ष लगाता है हमारी आकाशगंगा की एक परिक्रमा करने में, ठीक है। इसे जो है आप जानते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है, कॉस्मिक ईयर, ठीक है। अगला प्रश्न, गोदावरी में से निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? समझिए किस पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि जो गंगा भागीरथी हुगली नदी मार्ग है, इसी पर नेशनल वाटरवे 1 स्थित है, ठीक है, जो कि आप जानते हैं 1620 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा जलमार्ग। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हम जानते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें, जो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक है 2018 के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे अधिक जो है लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो लगभग 75,000 से अधिक टन, जबकि मध्य प्रदेश में 3,29,963 टन तक पाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो अगला प्रश्न अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा,
इससे पूछा है नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, अगर इसकी बात करें तो वास्तव में इसकी स्थापना 1963 में ही हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये आया था वास्तव में 1988 में आया था। ठीक है, ये 1988 में आया था। जबकि प्रवर्तन निदेशालय जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि ये यहाँ पे 1988 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? ठीक है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो हम जानते हैं जो भारत के संविधान के भाग 6 में अगर देखें तो उसमें अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 233 में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन कोप 14 कहाँ हुआ? तो हम जानते हैं कि जो कोप 14 हुआ था वो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इसका आयोजन जो है 2 से 13 सितंबर 2019 के बीच किया गया था। ठीक है, इंडिया मार्ट एंड एक्सपो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक तरल माप की बात कर रहा है। देखिए, वास्तव में अगर हम बात करें यम-1 मुद्रा की बात करें तो यम-1 मुद्रा होती क्या है, पहले मैं इसको बता दूं आपको। यम-1 मुद्रा जो होती है, जो आपके पास होती है, उसे कहते हैं यम-1 मुद्रा होती है। और ये जानते हैं सबसे संकीर्ण मुद्रा होती है, सर्वाधिक तरल होती है, क्योंकि इसके जो आपके पॉकेट में पैसा होता है, माना जाता है ये जो है खर्च होने की संभावना, या जो आपके हाथ में पैसा होता है वो पैसा खर्च होने की संभावना उसकी अधिक रहती है। तो ये सर्वाधिक तरल मानी जाती है। ठीक है, समझिएगा। अगर वहीं हम बात करें कि जो यम-2 है, तो जो है आप सपोज बैंक में रखे हैं जो, ठीक है, समझिएगा। तो अगर हम यम-1, यम-2, यम-3, यम-4 की ओर जाएं तो धीरे धीरे इनके जो खर्च होने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो कम होती जाती है। ठीक है, देखिए कुछ पैसा ऐसा होता है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं, जो आपके पॉकेट में होता है, आपके हाथ में होता है, वो जल्दी खर्च होता है, तो उसे यम-1 कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे जो पैसा आप बैंक में रखे हैं नॉर्मली, वो खर्च थोड़ा देर से होगा इसकी अपेक्षा, यम-1 की अपेक्षा। और मान लीजिए सपोज डाकघर में जमा किए हैं, वो पैसा और देर में खर्च होगा। और जो पैसा सपोज फिक्स्ड किया है आपने, एफडी किया है जिसका, वो पैसा तो काफ़ी देर में खर्च किया जाता है। ठीक है, तो इधर से आप जाएंगे इधर की ओर तो मुद्रा जो है अधिक तरलता कम होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिएगा, आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण है वास्तव में वो 1 जनवरी 1949 को हुई थी। 1 जनवरी 1949। हालांकि आरबीआई की स्थापना जो थी वो 1 अप्रैल, आरबीआई की स्थापना जो थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, समझिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर आप जानते हैं सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि समझिएगा इसका ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री पर पानी जो है झील या तालाब में, ये जो है उसका घनत्व तो अधिक होता है, इस कारण से जो है वहाँ पे बर्फ के नीचे पानी रहता है।
समझिएगा, मछलियाँ जो जीव जंतु होते हैं वो आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? समझिएगा, यहाँ पे शनि के चंद्रमाओं से तात्पर्य होता है कि उपग्रहों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, उपग्रह। तो हम जानते हैं कि अभी 8 नवंबर 2019 की बात है। 8 नवंबर 2019 शनि के लिए 20 नए चंद्रमा खोजे गए। ठीक है, 20 नए चंद्रमा। तो इस तरह शनि के जो है कुल चंद्रमा हो गए 82। ध्यान दीजिएगा, 82 चंद्रमा है इसमें शनि के सर्वाधिक। और वहीं हम जानते हैं जो बृहस्पति है उसके वर्तमान में जो उपग्रह हैं वो 79 हैं। ठीक है, बृहस्पति के 79 हैं, जबकि शनि के वर्तमान में वो हो गए हैं 82। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, मृग मरीचिका का कारण है। समझेगा, मृग मरीचिका। तो हम जानते हैं कि जो मृग मरीचिका होती है उसका जो प्रमुख कारण होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम होता है, हम जानते हैं, जिसमें जलाशय हो या दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार के विरूपण देखने को मिलता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की जो वास्तव में जो दूरी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। समझिएगा, जब कम हो जाती है दूरी तब जाके ये भ्रम जो है दूर हो पाता है। ठीक है, तो इस वास्तव में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका हमको महसूस होती है। ठीक है, दिग्भ्रम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? देखिएगा, वास्तव में इसका जो राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि वास्तव में जो अनुच्छेद 32 होता है इसमें किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील जो है उच्चतम न्यायालय में होती है। जबकि अगर अनुच्छेद 33 की बात करते हैं तो उसमें केवल सिविल विषय की अपील से संबंधित होती है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 134A की, तो इसमें क्या होता है प्रावधान कि इसमें जो होता है 34A, इसमें उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख है। तो इससे स्पष्ट है कि 134A को 132A के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। ठीक है, 134 के साथ 132 मिलाकर पढ़ने से। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर, अगर हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर का वास्तव में जो काम होता है वो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको वास्तव में शपथ दिलाना मुख्य काम होता है। वहीं हम बात करें अगर पिछले लोकसभा चुनाव की जो 2019 में संपन्न हुए, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो है जो लोग प्रोटेम स्पीकर थे वो थे वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार इसके इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ये टीकमगढ़ से संबंधित थे और ये लोग लगभग चौथी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और कुल मिला के 7 बार अब तक चुने जा चुके हैं, जिसमें से स्थानीय जो चुनाव होते हैं विधानसभा के उसमें भी ये चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा कि मुफ्त कानूनी सलाह। देखिएगा, मुफ्त कानूनी सलाह जो है इसको संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, संविधान के भाग 4 में। समझिएगा, भाग 4 आप जानते हैं इसमें नीति निर्देशक तत्व शामिल है और इसमें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 क, ठीक है, 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया। ठीक है, समझिएगा, गरीबों के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ध्यान दीजिएगा, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण की बात करता है तो आप समझिए इसका तात्पर्य होता है विधि के समक्ष समता, ठीक है, या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा किसी को, यही बात बताता है। तो यह है अनुच्छेद आपका 14, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, यह अधिकार सब पर लागू होता है, अनुच्छेद 14, ठीक है। अगला प्रश्न, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हम जानते हैं नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था, नीरज कुमार गुप्ता समिति का। ये जो है वास्तव में 2016 मई 2016 में ये समिति गठित की गई थी और इस समिति ने, जिसमें 7 सदस्य थे लगभग, इसने जो है 8 नवंबर 2016 को जो विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु निर्देशक जो सीईओ हैं अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, ठीक है, समझिएगा। तो नीरज कुमार गुप्ता समिति। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। तो वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र की विद्यमानता होती है, ठीक है, समझिएगा। अगला प्रश्न, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। देखिएगा, भारत में जो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि हिंदू वृद्धि दर वास्तव में राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगर हम हिंदू वृद्धि दर की बात करें तो प्रोफेसर राजकृष्ण महोदय ने प्रोफेसर राजकृष्ण महोदय ने 1981 में भारत की जो विकास दर थी, जो राष्ट्रीय आय की विकास वृद्धि दर थी, वो लगभग 3.5% थी। इसी को हिंदू वृद्धि दर, यानी हिंदुओं में जो विकास होता है उस विकास से संबंधित देखा था, इसलिए इसे हिंदू वृद्धि दर कहा था। अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो 1921 का वास्तव में जो मोपला आंदोलन की शाखा थी, जिसकी शाखा थी वो था खिलाफत आंदोलन। हम जानते हैं कि 1919 के आसपास खिलाफत आंदोलन भी भारत में जो है प्रफुल्लित हो रहा था, ठीक है। और इसमें जो है आप जानते हैं कि इस आंदोलन में काश्तकार लोग भी शामिल थे, ठीक है। और इसमें खिलाफत आंदोलन में जब काश्तकार भी शामिल हो गए तो दोनों में एक अंतर मुश्किल हो गया कि वास्तव में खिलाफत आंदोलन है कि मोपला आंदोलन है, ठीक है। इतनी ज़्यादा समानता इसमें दिख रही थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? समझिएगा। तो हम जानते हैं कि इसका प्रारंभ जो है 1857 क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था और आप जानते हैं कि 10 मई को ही यह क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है। वहाँ के जो 3री कैवलरी रेजिमेंट थी, वहाँ के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था, खुलेआम उसका विरोध किया था। इस बात को लेकर वहाँ पे क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट, कौन बहादुर शाह के जफर में सही नहीं है? देखिए, वो बिना साम्राज्य के सम्राट थे, जी हम। इब्राहिम जौक और असदुल्लाह गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। जानते हैं कि बहादुर शाह जफ़र वास्तव में बहादुर शाह द्वितीय थे। इनको ये जो है जफ़र के नाम से उपकविताएं लिखते थे, ठीक है, जफ़र उपनाम से। हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। देखिएगा, अगर उनकी पेंशन की बात करें तो जो है उनकी पेंशन 1 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख रुपए तक उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए तौर पर तथा 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के रूप में मिलते थे, ठीक है। तो ये जो है अगर हम देखें तो यही जो डी है यही सही है, ठीक है, क्योंकि इसे पूछा है सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न,
चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो है किया था, किसने किया? तो हम जानते हैं कि मुगलों में जो चित्रकला का प्रारंभ है वास्तव में उसे प्रारंभ किया था हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं, इसने ही मुगल काल में चित्रकला की नींव डाली। वह अपने फारस से और अफगानिस्तान के जब निर्वासन के काल में था, चौसा के युद्ध के बाद, तो वहीं पर इसे सैयद अली, ध्यान दीजिएगा, सैयद अली और अब्दुल इस्मद, ठीक है, और अब्दुल इस्मद जो है इसको मिले थे। ये दोनों फारसी चित्रकार थे। इन लोगों ने मुगलों में सेवा दी और आप जानते हैं जहांगीर के काल में यह चित्रकला जो है अपने समझिए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 का, इसमें सुमेलन करना है। देखिएगा कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन के संबंधित है, मत्स्य किससे संबंधित है, और उर्वरक। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, मत्स्य पालन से बात कर रहे हैं तो नीली क्रांति है। ठीक है, वहीं अगर खाद्य उत्पादन की बात करें तो हरित क्रांति, और उर्वरक का हुआ तो डी। ठीक है, तो बी का 3 और सी का 2, पहले का पहला यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में वह दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना, हमारी जो आंख होती है वास्तव में वो फोटोग्राफिक कैमरे की भांति होती है, क्योंकि जिस वस्तु पर को हम देखते हैं उससे चलने वाली जो किरणें होती हैं वो कार्निया और नेत्रोद्रव से होकर पुतली और रास्ते से, समझे, पुतली के रास्ते से होकर लेंस पर पड़ती है। ठीक है, और दृष्टिपटल इसे फोकस कर देता है और वहाँ पर इसका जो चित्र होता है वास्तु का वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखेंगे, रेटिना पर बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट, मृदा में अपक्षय समस्या निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये मुख्यतः संबंधित है, देखिएगा ध्यान से, तो वनोन्मूलन से। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि वेदिका कृषि वास्तव में जो की जाती हो वो जो है भूमि के जो अपक्षय हो उसको रोकने से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम। तो देखिएगा अगर हम सही बात करें जिसका राइट आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन डी। देखिए अगर हम बात करें नामचा बरुआ, तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। ठीक है, तो दूसरी बात माउंट एवरेस्ट नेपाल, जबकि नंदा देवी उत्तराखंड में। तो इनका ये क्रम होगा ऑप्शन डी का। ठीक है, तो नामचा बरुआ, कंचनजंगा, एवरेस्ट और नंदा देवी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, भारत विस्तृत है। देखिए भारत का जो विस्तार है उसकी बात कर रहे हैं, अक्षांशी देशांतरी की बात करें, खासकर अक्षांश की बात करें। अगर हम अक्षांशी की बात करें तो एक चित्र बना के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। ये जो मान लीजिए भारत है, इसका उत्तर दक्षिण अगर हम देखें, मान लीजिए ये जो दक्षिणी है भारत का, ये इसका विस्तार देखिए तो आप जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और जो उत्तरी विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। तो इसका ऑप्शन अगर देखें मिलाएं तो इसमें ऑप्शन, इसमें कुछ मिल रहा है लेकिन ये पूरा नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है? तो इसका जानते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? ठीक है, तो आप जानते हैं उन्होंने अभिनव भारत, पहले मित्र मेला उन्होंने स्थापना की थी संगठन की, बाद में वही अभिनव भारत बना था। इन्होंने मैजनी की जो है जीवनी लिखी थी, जी हाँ, और इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई तो उस पर एक किताब लिखी थी, उसका नाम था भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। और इन्होंने ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलती जहाज़ से कूद गए थे, हालांकि ये बाद में पुनः पकड़े गए थे। ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी सही है। नेक्स्ट, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो आप जानते हैं कि जो बिरसा मुंडा थे उन्हीं से ये विद्रोह उलगुलन यानी कि महान हलचल, महान विद्रोह इन्होंने ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, बाबर ने अपने बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? ध्यान दीजिएगा, बाबरनामा में जो कि बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने गुजरात के शासक, मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा थे उनका उल्लेख किया था। ठीक है, समझिएगा, राणा सांगा का उल्लेख। हालांकि इनके बाबरनामा में मेवाड़ के अलावा अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का भी उल्लेख मिलता है, विजयनगर। ठीक है, तो मेवाड़ है इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर संकीर्ण अक्षरों में लिखा गया है? तो हम जानते हैं ब्राह्मी लिपि वास्तव में पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया है, पत्थर की पट्टियों पर। और यह जो है आप जानते हैं सर्वप्रथम जो है इसे संपादित करने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, नाम सुना हुआ है। अगला प्रश्न, दोनों सूचियों को मैच करना है। तो आप जानते हैं चंदेलों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था, जबकि गुप्त ने बनवाए थे देवगढ़। ठीक है, तो बी का 3 देखें और ए का 4, तो इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, किस पदार्थ में कौन सा पदार्थ, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं सोडियम जो बेंजोइट होता है इसका जो है प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। यह बेंजोइक अम्ल जो होता है सोडियम का लवण होता है। और आप जानते हैं सोडियम बेंजोइट जो होता है इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है Na(C7H5O2). ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे किस शहर से होकर नहीं जाएगा पूछा है। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेस वे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि यह ज्योतिबा फुले नगर से होकर हापुड़, संभल, उन्नाव, बदायूं, फर्रुखाबाद, उन्नाव, बदायूं से होकर हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज से जाएगा। लेकिन इसमें आगरा से होकर ये नहीं जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मंगोलिया ये जो है ये एससीओ का सदस्य नहीं। बाकी आप जानते हैं जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें कुल 8 देश हैं। ठीक है, 8 देश। 8 देशों में आप जानते हैं इंडिया हो गया है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो सत्यमंगलम जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है यही जो है महत्वपूर्ण है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB ये कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं कि यह जो है जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो पक्षी हैं, पक्षी इसका संबंध किससे है? तो हम जानते हैं पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी से। वंशानुगत देखें तो वंशानुगत जो जेनेटिक्स होता है,
पर्यावरण जो है वो इकोलॉजी होता है और जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको देखिएगा, मैच करते हैं हम लोग, तो बी का 4, ठीक है, देखिएगा बी का 4 इसमें भी है और सी का 2 इसमें भी है, ए का 3 इसमें है और डी का 1, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 97 क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पहले हम अगर हमको चारों विद्यालयों के स्थापना वर्ष को ध्यान में रखना होगा। तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हम जानते हैं BHU की 1916 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि जो प्रयागराज में है वो 1887 में स्थापित किया गया था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है यह स्थापित हुआ था 1921 में। इसमें क्रम से देखें तो सबसे पुराना कौन सा है, वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, इसमें देखें अगर हम तो इसे मैच करना है फिर से, माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला और देवा मेला। देखिए आप जानते हैं जो माघ मेला है वो इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है, ठीक है, समझिएगा। वहीं झूला मेला की बात करें तो ये वृंदावन में होता है। पशु मेला, तो पशु मेला आप जानते हैं बटेश्वर प्रसिद्ध है, बटेश्वर। और देवा मेला देवा शरीफ बाराबंकी, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ था 2006 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो आप जानते हैं गन्ना का भी तना है, अदरक का भी तना है, आलू का भी तना है। जबकि शकरकंद जो होता है ये शकरकंद जो है तना नहीं होता है, बल्कि शकरकंद जो है का संग्रह इसका ये जड़ कुंभी के रूप में होता है, यह मूलांकुर से विकसित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बात करेंगे। देखिएगा यह देश का शीर्ष बैंक है, ध्यान से देखिएगा। यह व्यापारी घरानों को ऋण देता है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 113 का। दूसरी बात, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जी हाँ। नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ये भी सही है, अर्थात ये व्यापारी घरानों को ऋण नहीं देता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बैंकों को ऋण देता है, सरकार को देता है। ठीक है, व्यापारिक घरानों को नहीं। 1, 3, 4 अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस। ठीक है,